ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो बेटे कल का क्लास में हमने स्लोप के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस किए थे, और लास्ट को हम क्या डिस्कस कर रहे थे बेटे कि एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स है ना, एंगल बिटवीन टू नॉन वर्टिकल एंड नॉन परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन्स, और उसके ऊपर क्वेश्चन भी कल हम किए थे है ना, आज सुबह भी किए थे। जो क्वेश्चन एक था M1 M2, एक का स्लोप दूसरे का डबल था, वो शायद क्वेश्चन था है ना बेटे। अच्छा, याद है कल पढ़े थे ये एंगल बिटवीन टू नॉन वर्टिकल एंड यस नॉन सर। परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन्स। अच्छा, तो आज उसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको दिखाऊंगा, लेकिन बेटे ये एग्जाम में नहीं आएगा इसका एक्सप्लेनेशन, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। ओके, और ऐसा है कि इसका जो इस सारे जो प्रूफ होते हैं वो आप प्रैक्टिस अगर नहीं करते हो तो एक दो महीने में फिर से भूल जाते हो। कोई बड़ा बात नहीं, खाली आपको एक बार समझना होता है, चीज़ क्या होता है समझना होता है। तो अगर भूल भी कभी गए तो फ्यूचर में आप उसको डिराइव खुद से भी कर सकते हो। प्रूफ्स याद नहीं रहते हमेशा, मेरे बात समझ रहे हो, लेकिन डिराइव आप कर पाते यस सर। हो। ओके, तो देखते हैं बेटा एंगल बिटवीन, हाँ यस यस यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो देखते हैं एंगल बिटवीन टू नॉन वर्टिकल एंड नॉन परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस को कैसे निकालते हैं। पहला बात है कि जो दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में एंगल निकालेंगे वो दोनों नॉन वर्टिकल होने चाहिए, दोनों में से कोई भी वर्टिकल नहीं होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात है वो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर नहीं होने चाहिए, मतलब वो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो ये दो कंडीशन को ओबे करते हुए दो स्ट्रेट लाइन के बीच में हम एंगल निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल, देखो ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, और ये बेटे मानो आपका एक लाइन L1 है और ये एक लाइन L2 है, ठीक है ना। ओके, इसको थोड़ा यहाँ इधर बनाता हूँ। ओके, ये आपका लाइन L1 है और ये आपका लाइन L2 है, ठीक है। और बेटे L2 मानो जो L2 लाइन है उसका इंक्लिनेशन मानो θ2 है ना, ये एंगल मानो θ2 है, और N1 का इंक्लिनेशन मानो θ1 है, मेरे बात समझ रहे हो, ठीक है। ओके, यस और बेटा देख सकते हो यहाँ पर L1 L2 में से कोई भी वर्टिकल लाइन नहीं है, दोनों दोनों ओब्लिक लाइन है, ठीक है ना। दूसरा बात है दोनों को मैंने ऐसे बनाया कि दोनों के बीच में एंगल भी 90 डिग्री नहीं है, दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, अब देखो बेटा कल ही मैंने बता रहा था कि इनके बीच में दो एंगल क्रिएट होते हैं, एक एक्यूट एंगल क्रिएट होता है, एक ऑब्ट्यूस एंगल क्रिएट होता है ना। एक ये एंगल क्रिएट होता है और दूसरा ये एंगल क्रिएट होता है, ठीक है ना। अच्छा, यस सर। हमारा डायग्राम हमने ऐसे बनाया कि ये वाला एक्यूट और ये वाला ऑब्ट्यूस दिख रहा है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है अगर मैं ऐसा अगर बना दूँ, अगर मैं ऐसा बना दूँ तो बेटे देखो, अगर मैं ऐसा बना दूँ तो बेटे ये हो जाएगा ऑब्ट्यूस और ये हो जाएगा एक्यूट, है ना। तो ये जरूरी थोड़ी ना है, मेरा डायग्राम के हिसाब से ये आपको एक्यूट दिख रहा है, ये ऑब्ट्यूस दिख रहा है, तो लेकिन मैं अगर ऐसा डायग्राम बना दूँ तो ये एंगल ऑब्ट्यूस हो जाता है, ये एंगल एक्यूट होता है। तो कहने का ये मतलब है कि दोनों के बीच में एक ऑब्ट्यूस एंगल दूसरा एक्यूट एंगल बनेगा, क्लियर। हेलो, गॉट इट। अच्छा, अच्छा सबको समझ में आ यस रहा है कि सर। नहीं यहाँ तक। अच्छा देखो बेटे, यस सर। ओके, तो बेटा अब देखो ये एंगल जो होगा, ये एंगल भी वही होगा उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। और अगर बेटे आप ये ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, ये ट्रायंगल को अगर ऑब्जर्व करो, यहाँ पर ये क्या है बेटे θ1 क्या है बेटे एक्सटर्नल एंगल, θ1 क्या है बेटे एक्सटर्नल एंगल, है ना, एक्सटर्नल एंगल। और θ2 क्या है बेटे θ1 का इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये एंगल भी θ1 का इंटीरियर अपोजिट होगा, है ना। और ये दोनों एंगल का सॉम मिलके क्या होगा बेटे θ1 होगा, मेरे बात समझ रहे हो यस ना। सर। हाँ, तो ये एंगल का वैल्यू कितना होगा बेटे θ1 माइनस θ2, इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा, क्लियर। यस सर। वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड। चलो थोड़ी देर के लिए मैं इस एंगल को अल्फा बोलता हूँ, थोड़ी देर के लिए इस एंगल को अल्फा बोलता हूँ, ठीक है ना। तो मतलब ये एंगल दिस इज अल्फा, और बेटे ये एंगल को मैं थोड़ी देर के लिए बीटा बोलता हूँ, ठीक है ना। तो L1 L2 के बीच में तो दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल बन रहा है अल्फा, दूसरा एंगल बन रहा है बीटा, ठीक है ना। अच्छा, अब आप डायग्राम देख के आपको लग रहा होगा कि अल्फा इज एक्यूट बीटा इज ऑब्ट्यूस, जरूरी नहीं है। मेरा डायग्राम अगर ऐसा करता कि अल्फा ऑब्ट्यूस होता है बीटा एक्यूट होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, मेरा बात समझ रहे हो। उनमें से एक एक्यूट दूसरा ऑब्ट्यूस है, क्लियर, ठीक है। अच्छा, यस सर। ओके, तो बेटा आप ये डायग्राम से देख पा रहे होगे कि अल्फा का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, θ1 माइनस θ2, क्लियर। अच्छा,
अगर मैं दोनों साइड में बेटे टैन ले जाऊं तो टैन अल्फा क्या हो जाएगा, टैन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। इतना समझ में आ रहा है क्लियरली बेटे? हेलो, Yes, sir. अच्छा। टैन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, टैन ए माइनस टैन बी डिवाइड बाई 1 प्लस tan टैन ए इंटू टैन बी। हाँ बेटे टैन थीटा 1 क्या होगा, L1 का स्लोप होगा, क्योंकि L1 का इंक्लिनेशन थीटा 1 है तो उसका टैन क्या होगा, L1 का स्लोप होगा। मानो मैं इसको M1 लिखता हूँ, माइनस टैन थीटा 2 क्या होगा बेटे, L2 का स्लोप होगा, है ना, तो M2 लिखता हूँ। Yes, sir. बेटे 1 प्लस M1 इंटू M2। बस, तो यहाँ पर हमने देखे कि ये एंगल का टैन कितना निकल के आता है, अल्फा का टैन कितना निकल के आता है, M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 इंटू M2। ठीक है। अच्छा बेटे ये जो बीटा एंगल है आपको दिख रहा होगा कि अल्फा बीटा दोनों लीनियर, अल्फा बीटा क्या है बेटा, दोनों लाइन के बीच में दो एंगल है ना, देख रहे होगे। और अल्फा बीटा दोनों क्या है बेटा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है ना, मतलब उनका सॉम कितना होता है, 180 होता है। चेक कर 180। सकते हो, राइट। तो ऑब्वियसली भाई बीटा कितना होगा, 180 माइनस अल्फा। तो टैन बीटा क्या होगा ना, टैन बीटा की जगह आप क्या लिख देंगे बेटे, 180 डिग्री माइनस अल्फा। और टैन 180 डिग्री माइनस अल्फा क्या होगा बेटे, कल ही पढ़ाया था मैंने आपको, माइनस So टैन minus अल्फा। 1. माइनस टैन अल्फा, इतना समझ में आता है कि नहीं, टैन 180 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस टैन अल्फा, मतलब माइनस ये है ना M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 इंटू M2। क्लियर? अच्छा Yes, sir. हाँ सर आपने मॉडुलर सिंबल नहीं दिया था। हाँ, वही मैं जा रहा हूँ उसके ऊपर जा रहा हूँ। ध्यान से सुनो बेटे, यहाँ तक पूरा समझ गए बेटे? दो लाइन के बीच में जो दो एंगल बना, एक है अल्फा Yes, दूसरा sir. है बीटा, एक एंगल अल्फा दूसरा है बीटा। और फिर से सुनो, आप ना यहाँ से गलती से अल्फा को अक्यूट और बीटा को ऑब्ट्यूस मत मान लेना। मेरा डायग्राम के हिसाब से यहाँ पर आपको अल्फा अक्यूट दिख रहा है, बीटा ऑब्ट्यूस दिख रहा है। तो मैं अगर दूसरा टाइप का डायग्राम बनाता वहाँ पर अल्फा ऑब्ट्यूस हो जाता, बीटा अक्यूट हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना आप समझ लो कि अल्फा बीटा दो एंगल बनते हैं L1 L2 के बीच में, उनमें से एक अक्यूट होगा दूसरा ऑब्ट्यूस होगा। अगर अल्फा अक्यूट होगा तो बीटा ऑब्ट्यूस होगा, अगर बीटा अक्यूट होगा तो अल्फा ऑब्ट्यूस होगा। ठीक है ना? अच्छा, तो बेटा हम ये देख सकते हैं कि अगर वो दोनों के बीच में थीटा एक एंगल है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन L1 एंड L2, अगर L1 L2 के बीच में थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूस भी हो सकता है ना। तो ये एंगल थीटा का टैन क्या निकलता है ना, प्लस और माइनस M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 इंटू M2। बेटे यहाँ तक समझ में आ रहा है? हेलो, Yes. Yes, yes. Yes, sir. देखो ये थीटा अगर अल्फा होता है तो ये आता है M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 इंटू M2। ये थीटा अगर बीटा होता है तो आता है माइनस M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 इंटू M2। तो इसीलिए मैंने लिखा कि अगर थीटा दो लाइन के बीच में एंगल है, हाँ, तो उसका टैन क्या आता है बेटा, प्लस और माइनस M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 इंटू M2, है ना। अच्छा ओके, अब आगे आते हैं बेटे, यहाँ तक समझ गए? क्लियर? आगे चले? अच्छा Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ, sir. हाँ सुनो बेटे, ये जो अल्फा है और ये जो बीटा है, इन दोनों में से एक एक्यूट दूसरा ऑब्ट्यूस। अच्छा, ये वाला मेरा जो डायग्राम मैंने बनाया हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर अल्फा आपको एक्यूट दिख रहा है और बीटा आपको ऑब्ट्यूस दिख रहा है। सही बात है, मेरा डायग्राम ऐसा बनाया हूँ कि आपको अल्फा एक्यूट दिख रहा है, बीटा ऑब्ट्यूस दिख रहा है। तो बेटे ये डायग्राम के हिसाब से अगर चले, अगर अल्फा एक्यूट एंगल है तो उसका टैन पॉजिटिव होना चाहिए, है ना बेटे? मेरे बात समझ रहे हो? मतलब ये एक पॉजिटिव वैल्यू है ना, मतलब Yes, M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 इंटू M2 एक पॉजिटिव वैल्यू है। और ये डायग्राम का हिसाब से बीटा ऑब्ट्यूस है, अगर अल्फा एक्यूट है तो बीटा ऑब्ट्यूस है ना, ये अगर एक्यूट है तो ये ऑब्ट्यूस है। तो इसका मतलब ऑब्ट्यूस का टैन क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। ऑब्ट्यूस का टैन क्या होता है बेटे, नेगेटिव होता है। तो ये जो वैल्यू Yes. आता है, ये जो वैल्यू आ रहा है, ये क्या है बेटे, नेगेटिव है। मेरा बात समझ रहे हो? अच्छा Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. लेकिन बेटे जरा सोचो, मैं अगर डायग्राम को ऐसा बनाऊंगा जैसे कि अल्फा ऑब्ट्यूस हो जाएगा और बीटा एक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे डायग्राम को बना देता हूँ, ऐसा डायग्राम को बना दिया, है ना, ऐसा बना दिया। यहाँ पर बेटा अल्फा ऑब्ट्यूस हो गया और बीटा एक्यूट हो गया, देख रहे हो?
तो इस सिचुएशन में जो हमारा tan अल्फा निकला है क्या, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ये बेटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, है ना, क्योंकि अल्फा यहाँ पर क्या है बेटा, ऑब्ट्यूस है। मेरे बात समझ रहे हो, इधर अल्फा ऑब्ट्यूस है, देख रहे हो, यस सर। और बीटा इधर एक्यूट है। मैं अपना डायग्राम को चेंज कर दिया। यहाँ पर कितनों का डाउट है यहाँ तक, हेलो, नो डाउट, हेलो, नो सर। व्हाट अबाउट द अदर्स, ये क्या नेगेटिव नंबर होगा, नो डाउट, ओके आगे चलते हैं। और बेटा टैन बीटा हमारा क्या था, माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ये नंबर क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव नंबर आएगा। ऐसा क्यों भाई, पॉजिटिव है। क्योंकि बीटा अगर एक्यूट है तो उसका टैन पॉजिटिव होता है ना। यस तो आप में से बहुत सारों का मन में ये संदेह होगा कि सर यहाँ पर आगे माइनस लिखे हैं, भाई ये नंबर को पॉजिटिव क्या लिख देते हैं। अभी गधो देखो, ये नंबर का खुद नेगेटिव है, तो उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो कि ये पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो ना, हेलो, यस सर। हाँ सर बस। तो यहाँ से ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, मैं खाली समझा रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे ये पता चलता है कि फाइनली, मैं ये बोल दूँ, फाइनली let theta be the acute angle between them, let theta be the acute angle and phi be the obtuse angle, phi be the obtuse angle between L1 and L2। फाइनली मैं कंक्लूजन पे पहुंच रहा हूं। अभी तक मैंने दो डायग्राम बना के आपको दिखा दिया कि एक में टैन अल्फा, मतलब टैन अल्फा नेगेटिव, दूसरा में टैन अल्फा पॉजिटिव। कब, जब अल्फा एक्यूट हो रहा है तो टैन अल्फा पॉजिटिव, और यहाँ पर अल्फा ऑब्ट्यूस हो रहा है तो टैन अल्फा नेगेटिव, है ना। तो फाइनली लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन देम एंड फाई बी द ऑब्ट्यूस एंगल बिटवीन देम। तो टैन थीटा क्या होगा, दोनों लाइन के बीच में अगर थीटा एक्यूट है ना, और फाई अगर ऑब्ट्यूस है, तो टैन थीटा होगा क्या। देखो बेटे मेरे बात सुनो, इधर देखो, जब बेटे दोनों एंगल के बीच में एक्यूट एंगल का टैन निकाल ले, एक डायग्राम में आ रहा है m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, है ना, ये पॉजिटिव नंबर है, देख रहे हो, हेलो, यस सर। हाँ यस ओके बस। और बेटे ये डायग्राम में देखो बीटा एक्यूट आ रहा है, बीटा एक्यूट आ रहा है, और उसका टैन कितना आ रहा है, माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, है ना। तो कहने का ये मतलब है हमेशा टैन अल्फा टैन बीटा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू, इसकी जो मैग्नीट्यूड सेम रहता है ना। बस खाली क्या होता है बेटे, एक दूसरे का नेगेटिव होते हैं। मेरे बात समझ रहे हो, क्लियर, ओके यस सर। बस। तो बेटा हाँ, तो बेटा ध्यान रखो, अगर आपका थीटा एक्यूट है तो उसका टैन क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा, है ना। बस तो हम क्या करेंगे बेटे, मॉड दे देंगे, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। आप इसको मॉड ऑफ m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 कर सकते हो, है ना, आपका मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर, यस सर। हाँ यस सर। यस सर। यस सर। बस। ऐसा करने से क्या होता है बेटे, ऐसा करने से क्या होता है कि देखो बेटे, एक डायग्राम में आप ऑब्जर्व करो, एक डायग्राम में m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 नेगेटिव आ गया, दूसरा डायग्राम में वही m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m2 पॉजिटिव आ गया, है ना। तो मतलब ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो सकता है, कभी भी पॉजिटिव हो सकता है, डायग्राम के ऊपर डिपेंड करके, है ना। ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर थीटा मेरा एक्यूट है तो उसका टैन तो पॉजिटिव होना है, तो मैं क्या करूँगा बेटा, मॉड दे दूंगा। तो अगर ये वैल्यू कभी नेगेटिव होगा तो मॉड उसको पॉजिटिव बना देगा, और ये अगर पॉजिटिव है तो ऑलरेडी पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव। मेरे बात समझ रहे बेटे, हेलो, हाँ यस यस सर। बस। Yes, sir. हाँ, यस तो ये रिलेशनशिप से मुझे थीटा मिल जाएगा, और थीटा एक्यूट है, और अगर थीटा मिल गया तो फाई क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्ट्यूज क्या कैसे मैं निकालूंगा, 180 से माइनस कर दूंगा। क्लियर, ओके यस सर। तो हाँ, तो फाइनली आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, फाइनली आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं, ये फॉर्मूला याद रखना है, ओके। और सुबह मॉड को लेके जो क्वेश्चन किए थे उसमें ही मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि मॉड ऑफ एक्स अगर बेटे ए आता है, वेयर ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो बेटे एक्स विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस ए,
एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस है। अगर एक्स ए होता है तो भी उसका मॉड क्या हो जाएगा बेटा, ए होगा, और एक्स अगर माइनस ए भी होता है तो भी उसका मॉड क्या होगा, ए होगा। मेरे बात समझ रहे हो बेटे क्लैरिटी के साथ? हेलो, Yes. ओके Yes, sir. ओके। और बेटे यहीं पर मैं फाइनली आपको मॉड के रिलेटेड 3-4 चीज़ें लिख देता हूँ, ताकि आपको आगे में स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन जब करेंगे तो ये चीज़ें काम में आएगा, ठीक है ना। देख लो, एक तो ये अभी पढ़े कि मॉड ऑफ एक्स अगर ए है और ए एक पॉजिटिव नंबर है तो बेटा एक्स विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस है, ठीक है ना। बस ये पहला वाला। दूसरा वाला याद रखो बेटे, दो क्वांटिटी का मॉड अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स एक क्वांटिटी है, वाई एक क्वांटिटी है, दोनों का मॉड को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक ही बात होगा अगर पहले अगर दोनों को मल्टीप्लाई करके मॉड निकाल दो। मेरा बात समझ रहे हो? क्लियर? Yes, sir. एक क्वांटिटी का मॉड Yes, को sir. दूसरा क्वांटिटी का मॉड से डिवाइड कर रहा हूँ, ये एक ही बात होगा अगर दोनों को डिवाइड करके एक साथ मॉड निकाल दो। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ही बेटे हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ही है। याद है कॉम्प्लेक्स Yes. नंबर? वेरी गुड। Yes, लेकिन बेटे ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं है, ऐसा नहीं yes, होगा, sir. Yes. ऐसा नहीं होगा, ये पाप मत कर देना, महापाप हो जाएगा, ऐसा मत करना भाई। हाँ ओके, ये दोनों होता है। अच्छा, दूसरा क्या होता है बेटे, देखो अगर मैं बेटे मॉड के अंदर के माइनस साइन है ना, और उसके बाद कुछ भी लिखा है, वट एवर लिखा है, ठीक है ना, वट एवर लिखा है, मतलब मॉड ऑफ माइनस एक्स, एक्स के जगह कुछ भी लिखा है, बस एक माइनस साइन है, मैं ना क्या कर सकता हूँ बेटे, ये माइनस को तुरंत गायब कर दूंगा, है ना, क्योंकि मॉड क्या करेगा, हमेशा अंदर वाले माइनस को गायब कर देगा। अच्छा, माइनस गायब कर दोगे तो इसका मतलब क्या एक्स लिख दोगे? नहीं, वही तो मॉड ऑफ माइनस एक्स, No, sir. खाली माइनस को गायब कर दोगे लेकिन मॉड एक्स लिखोगे। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है आपको कैसे पता? एक्स तो के वेरिएबल है, उसका आगे जो माइनस लिखा है ना उसको मैंने गायब कर दिया, क्योंकि ये मॉड माइनस को हमेशा खा जाएगा, ठीक है ना, माइनस को मॉड खा जाता है, तो माइनस गायब हो गया। इसका मतलब आप एक्स मत लिख देना, क्योंकि एक्स क्या है बेटा हमें पता नहीं, एक्स पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है हमें पता नहीं। किसी भी नंबर का मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर आप खाली एक्स लिख दिए और एक्स एक नेगेटिव नंबर हो गया तो गलत हो गया ना, मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. हाँ तो बस इतना को ध्यान दो। तो आगे चले। Yes, sir. ओके ओके, तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं, लोकस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखो मेरे बात सुनो, चीज़ें बहुत इजी है, आप अगर उसको मतलब क्या होता है बेटे, मैं जब पढ़ा रहा हूँ आप उसको बहुत गहराई में मत डूब जाना, जितना गहराई में मैं आपको ले रहा हूँ उतना गहराई में जाओ, मैं आपका ट्रेनर हूँ, जितना गहराई में ले रहा हूँ उतना ही गहराई में जाओ। बाद में जब आप घर में खुद होगे तो रिस्क लेके अंदर जाओ और अंदर जाओ। मेरे बात समझ रहे हो? ओके ठीक है। Yes, Yes. sir. अच्छा, Yes, sir. तो पहले हम देखते हैं बेटे लोकस। ये लोकस वर्ड का मतलब क्या होता है? देखो जो लोकस वर्ड है ना बेटे, वो लोकेशन वर्ड से ही आया है, ठीक है ना। फिर लोकस का मतलब क्या होता है? लोकस इज ए कर्व, और अच्छा इसको मैं और जूम इन करता हूँ। अरे तब से जूम इन करना चाहता, आप मुझे बोल क्यों नहीं रहे थे? जूम इन कर देते तो और बड़ा स्पेस हो जाता। बोलो भाई, कितना गधे हो, बोलो, याद दिलाओ सर को थोड़ा। अच्छा, तो लोकस क्या है बेटा? लोकस इज ए कर्व और अदर शेप made by all the points satisfying a particular equation of the relation between the coordinates. इसका क्या मतलब होता है? मैं सीधा साधा हिंदी में मतलब समझाता हूँ। लोकस क्या होता है कि एक कर्व होता है, क्या होता है? एक कर्व होता है और अदर शेप, है ना, एक कर्व जैसा कि सर्कल, स्ट्रेट लाइन, और आगे हम पढ़ेंगे पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, डिफरेंट कर्व्स के बारे में हम पढ़ते जाएंगे आगे आगे चल के, ठीक है ना। तो लोकस क्या होता है? एक कर्व होता है व्हिच इज मेड बाय ऑल दी पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स को लेके वो कर्व बना हुआ होता है, ऑल दी पॉइंट्स satisfying a particular equation of the relation between the coordinates. वो सारे पॉइंट्स को लेके ये कर्व बना हुआ होता है जो पॉइंट्स की एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन को मानते हो या फिर सेटिस्फाई करते हो, उन सारे पॉइंट्स को लेके यह कर्व बनाया गया है, तो उस कर्व को हम बोलते हैं लोकस। तो बेसिकली अभी हम डायग्राम बना के आपको दिखाऊंगा। मेरे बात समझ रहे हो? ओके Yes, sir. Yes, sir. अभी No, देखो, sir. हाँ मैं समझा रहा हूँ, सुनो मैं समझा रहा हूँ, डायग्राम दिखा के समझाऊंगा अभी। ए सर्कल, सर्कल भी है लोकस है, सर्कल भी क्या है बेटे? एक लोकस है, ठीक है ना। अच्छा, ए सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इक्वल्स 2 यूनिट।
बेटा सर्कल का इक्वेशन कैसे निकलता है उसमें मत जाओ, जब सर्कल चैप्टर पढ़ाऊंगा वहाँ पर समझोगे। फिलहाल अभी के लिए समझ लो कि अगर एक सर्कल का सेंटर ओरिजिन है और उसका रेडियस अगर 2 यूनिट है ना, उसका रेडियस अगर 2 यूनिट है, तो दिस इज ए सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन सच दैट द रिलेशनशिप बिटवीन देयर कोऑर्डिनेट्स इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो देखो क्या मैं बनाता हूँ, देखो इधर बेटे केयरफुली देखो, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है बेटे वाई एक्सिस, ठीक है ना। और ऐसा है कि मैं सर्कल बना रहा हूँ जिसका रेडियस है 2 यूनिट और उसका सेंटर है ओरिजिन। मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, ठीक है? Yes, sir. अच्छा, यस सर। हाँ, ये सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर या फिर 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये सर्कल है। तो बेटे ये सर्कल के ऊपर हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? देयर आर इन्फानाइट पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल, है ना। सर्कल के ऊपर इन्फानाइट पॉइंट है ना। ऊपर मतलब ये जो सर्कल का ये जो सर्कमफरेंस देख रहे हो बेटे, ये सर्कमफरेंस, देयर आर इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द। और बेटे आपकी बात होता है ना, ये इन्फानाइट पॉइंट्स है ना, ये सारे के सारे पॉइंट्स सर्कल के ऊपर, सारे के सारे पॉइंट्स, उनका एक एक यूनिक एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होगा। मानो ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट x1 है, वाई कोऑर्डिनेट y1 है। मानो ये पॉइंट सर्कल के ऊपर उसका एक्स कोऑर्डिनेट x2 है, वाई कोऑर्डिनेट y2 है। मानो ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट x3 है, वाई कोऑर्डिनेट y3 है। ये का पॉइंट है सर्कल के ऊपर जिसका एक्स कोऑर्डिनेट x4 है, वाई कोऑर्डिनेट y4 है। बेटे यहाँ तक समझ रहे हो क्लैरिटी के साथ? ठीक है, यस सर। हाँ। यस सर। तो याद रखो Yes, बेटे, sir. हाँ याद रखो बेटे, ये सर्कल के ऊपर ऐसे इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है और सबका एक एक यूनिक एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होगा और सबका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट यही रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। मतलब यहाँ पर ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर 4 होगा, याद रखो, क्योंकि लिखा है सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ये पॉइंट भी सर्कल का ऊपर है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर भी 4 होगा। मेरे बात समझ रहे हो? x2 का स्क्वायर प्लस y2 Yes, का sir. स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होगा। ये पॉइंट भी सर्कल के ऊपर है तो इसका भी x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होगा। ये भी वही होगा। मेरी बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. यस। तो फिर क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये जो सर्कल उन सारे पॉइंट्स को लेके बना हुआ है, ये सर्कल उन सारे पॉइंट्स को लेके बना हुआ है जो पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट इसी रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर रहे हो, राइट? इसी रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर रहे हो। अगर कोई भी Yes. पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट इसी रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब अगर कोई भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर 4 होता है तो वो पॉइंट इसी सर्कल के ऊपर रहेगा और ऐसे पॉइंट्स को लेके ये सर्कल बना हुआ है। क्लियर? ओके, Yes, sir. हाँ यस सर। हाँ, तो मैंने यहाँ पर वही लिखा हूँ, Yes, sir. यस, तो मैंने यहाँ पर वही लिखा हूँ, ए सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इक्वल्स 2 यूनिट इज ए सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन सच दैट द रिलेशन बिटवीन देयर कोऑर्डिनेट्स इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू। वो सारे पॉइंट्स को लेके बना हुआ है जो पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट के बीच में यही रिलेशनशिप है। ठीक है ना? क्लियर? ओके, Yes, sir. हाँ। तो यस सर। अच्छा, तो ऐसे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन को मानते हुए सारे पॉइंट्स को अगर हम जोड़ दें तो हमें एक कर्व मिलता है। क्या मिलता है बेटे? रेगुलर कर्व मिलता है। अरे मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. यस सर। हाँ, एक और एक एग्जाम्पल देखो बेटे, एक स्ट्रेट लाइन में लेता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये मेरा स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व होता है, ठीक है ना? और कर्व मतलब लोकस होता है। कर्व मतलब क्या होता है बेटे? लोकस होता है ना? लोकस इज ए कर्व, ठीक है ना? Yes. हेलो, अच्छा। Yes, sir. तो बेटा जरा देखो, ये स्ट्रेट लाइन का डायग्राम हम बाद में बनाएंगे। फिलहाल देखो बेटे, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मतलब क्या है बेटे कि ये स्ट्रेट लाइन उन सारे पॉइंट्स को लेके बना हुआ है जिनका x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस 0 होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, हमारा ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगा ये वो सारे पॉइंट्स को लेके बना हुआ है जिनका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के बीच में डिफरेंस 0 होगा। मेरे बात समझ रहे हो? या फिर आप बोल सकते हो जिनका x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट इक्वल होगा।
इक्वल होगा तभी तो दोनों का डिफरेंस जीरो हो जाएगा ना, एक्स माइनस वाई जीरो हो जाएगा। अरे समझ रहे हो? देखो, हेलो, गेट इट? Yes, sir. Yes. हाँ Yes, sir. देखो बेटे, जैसे कि ये हाँ जैसे कि ये देखो, यहाँ पर ये जो मेरा स्ट्रेट लाइन है ये उन सारे पॉइंट्स को लेकर बना हुआ है जिनका एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट इक्वल है, या फिर उन दोनों के बीच में डिफरेंस जीरो। जैसे कि देखो 3 3, 2 2, 1 1, -1 -1, -2 है ना। तो इसका मतलब दिस इज ए सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, दिस इज ए सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स हुज एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट फॉलो दिस इक्वेशन, है ना, फॉलो दिस रूल। और ये सेट ऑफ पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? एक लोकस बोलते हैं या फिर कर्व बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इन दिस केस ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्लियर? आगे चले? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ये बेटा एक पाराबोला ऐसा दिखता है, जब हम पढ़ेंगे आगे पाराबोला ये ऐसा दिखता है, ठीक है ना। और मानो एक पाराबोला का इक्वेशन है y² = 8x, ठीक है। अभी देखो ये पाराबोला उन सारे पॉइंट्स को लेके बनेगा, उन सारे पॉइंट्स को लेके बना है जिनका y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 इंटू उनका x कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट में लेता हूँ, ये पाराबोला के ऊपर x1 y1, तो पक्का ये पॉइंट पाराबोला के ऊपर है ना, तो इसका मतलब ये इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा होगा। मतलब इसका y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 इंटू इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके तो हाँ यस So you told locus is a curve. हाँ Then in the यस, previous diagram, how it was a straight line. straight line is also called a curve in coordinate geometry. A curve is just any set of points which satisfy a particular equation, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ सारे पॉइंट्स को अगर जोड़ दें तो हमें कर्व मिलता है। मेरे बात समझ रहे हो बेटा क्लियरली? हेलो, तो कोऑर्डिनेट sir. ज्योमेट्री Yes, में yes, स्ट्रेट लाइन sir. भी एक कर्व होता है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट कर्व, ठीक है। आगे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ ए कर्व, इक्वेशन ऑफ ए कर्व इज द रूल फॉलोड बाय ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व, जो कि अभी पढ़ाया मैंने। एक कर्व का इक्वेशन का क्या मतलब होता है? जब भी आपको पूछा जाता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, तो कर्व का इक्वेशन का क्या मतलब होता है ना? इक्वेशन ऑफ ए कर्व इज द रूल फॉलोड बाय ऑल द पॉइंट्स ऑन ए कर्व। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने बनाया यहाँ पर, ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन है और मानो इसका इक्वेशन है, ये एल मेरा है, और मानो इसका इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये लाइन का, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो क्या होता है ये लाइन का इक्वेशन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है? एक्चुअली देखो बेटे, लाइन कोई भी कर्व का इक्वेशन एक रूल होता है। क्या होता है बेटा? दिस इज अ रूल, है ना, दिस इज अ रूल फॉलोड बाय ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व। ये जो लाइन है ना बेटे, यहाँ पर कर्व है, ये लाइन के ऊपर इन्फाइनाइट पॉइंट्स आर देयर and all the points on this curve or this line will have to obey this rule। उनको ये रूल मानना पड़ेगा, उनका एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट के बीच में डिफरेंस 0 होना पड़ेगा। इसीलिए हमें इसका इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर गाइस? Yes, sir. अच्छा ओके, व्हाट अबाउट द अदर्स? Yes, sir. हाँ Yes, sir. ये बेटे Yes, वाई sir. एक्सिस है, ये बेटे एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। एक स्ट्रेट लाइन हम लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू सॉरी वाई इज इक्वल टू मानो 2। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2 या फिर y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जो भी है। क्या मतलब होता है इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू 2? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स यही रूल को फॉलो करेंगे, यही रूल को फॉलो करेंगे। और यहाँ पर रूल क्या है ना, उन सबका y कोऑर्डिनेट 2 होना होगा। और इस इक्वेशन में x बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। मेरे बात समझ रहे हो? सबका y कोऑर्डिनेट को 2 होना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है सबका y कोऑर्डिनेट 2 है ना, इसीलिए इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2। क्लियर?
तो इक्वेशन ऑफ ए कर्व इज अ रूल फॉलोड बाय ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व। आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. ओके, फीचर ऑफ इक्वेशन ऑफ ए कर्व। एक कर्व का इक्वेशंस का क्या फीचर होता है? देखो बेटे, वही चीज को बेटे मैं 2 बार बोला, मतलब तोड़ मरोड़ के बोला, सेम चीज को 2 बार बोला। अरे व्हाट अबाउट द अदर्स? आई मीन आई थिंक द टुडे Yes. very few you are able to understand, the rest are not able to understand. Asles, are you able to understand? Yes, sir. Okay. Dalai, are able to understand? Yes, sir. अरे ये सर इतना सैड हो गए क्यों? पूरा समझ रहे हो ना? क्योंकि आप बोलो नहीं समझ पा रहे हो तो मैं टेक्निक Yes, चेंज yes, करूंगा। sir. समझ पा रहे हो तो सब? Yes, sir. Yes, sir. ओके। ये सब 9th क्लास में कुछ पढ़ के आए हो ना? देखो, कर्व का इक्वेशन का क्या क्या फीचर होता है। देखो, द इक्वेशन ऑफ ए कर्व इज द जनरल रिलेशनशिप बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द कर्व। मतलब उसी चीज को और एक तरीके से क्या बोला जा रहा है? देखो, कर्व का इक्वेशन और क्या होता है ना? इट इज द जनरल रिलेशनशिप। ये जनरल मतलब कॉमन। दिस इज द कॉमन रिलेशनशिप बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द कर्व। जैसे कि फॉर एग्जांपल, वही एग्जांपल को मैं दो बार दिखा रहा हूं तो आप सारे फीचर समझ जाओगे। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर ये लाइन का इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन मैंने अभी बोला, इक्वेशन क्या होता है? कि रूल होता है जिसको लाइन के ऊपर सारे पॉइंट को ओबे करना पड़ेगा। या फिर अगर सर्कल का इक्वेशन लेते हैं तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा ना? एक रूल होगा जिसको सर्कल के ऊपर वाले सारे पॉइंट्स को ओबे करना पड़ेगा, है ना? ओके। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दिस इक्वेशन ऑफ दिस कर्व is also the general or common relationship between the coordinates of all the points lying on the curve. ये कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट है ना बेटे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर ऑन दिस कर्व, और वो सारे पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट के बीच में यही रिलेशनशिप है, यही कॉमन रिलेशनशिप है। मेरा बात समझ रहे हो? ये सारे पॉइंट्स Yes, का sir. एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के sir, बीच में sir. यही कॉमन रिलेशनशिप है। ये सारे पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट से वाई कोऑर्डिनेट को माइनस कर दोगे तो 0 आएगा। तो सबका दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में कॉमन रिलेशनशिप इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। वही लिखा है, द इक्वेशन ऑफ ए कर्व इज द कॉमन रिलेशनशिप बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द कर्व। इधर देखो बेटे, एनी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कर्व डज नॉट लाई ऑन द कर्व। अगर बेटे कोई भी पॉइंट का दोनों कोऑर्डिनेट्स कर्व का इक्वेशन को सेटिस्फाई ना कर रहे हैं तो वो पॉइंट वो कर्व के ऊपर नहीं रहेगा, ठीक है? जैसे sir. देखो, ये मेरा कर्व है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, कर्व होता है x इज इक्वल टू वाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मानो इधर 1 है और इधर 4 है, और ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,4। तो बेटे ये वाला पॉइंट स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं है, ये कर्व के ऊपर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट के बीच में डिफरेंस 0 नहीं आ रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट लाइंग ऑन द कर्व। मेरे बात समझ रहे हो क्लैरिटी के साथ? हेलो, Yes, sir. व्हाट अबाउट द अदर्स? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, तो अब आते हैं स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। देखो ना, पहला बात है, ये स्कूल में पढ़ चुके हो 9th क्लास में, कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन एन XY प्लेन इज ए लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ x एंड y। x एंड y का कोई भी मैं अगर लीनियर एक्सप्रेशन आपको दूं, लीनियर का मतलब क्या होता है बेटा? उसका डिग्री 1, ठीक है ना? कोई भी XY का लीनियर एक्सप्रेशन अगर दिया जाए तो वो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। जैसे कि एग्जाम्पल में कुछ लिखता हूँ, ठीक है ना? 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये बेटे एक्स वाई का लीनियर एक्सप्रेशन देख रहे हो? y इज इक्वल टू 5x yes, प्लस sir. 2, ये भी एक्स वाई का लीनियर एक्सप्रेशन है, मतलब डिग्री इसका 1 है। अच्छा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, बेटे ये भी लीनियर एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर Yes, y, sir. और ये मैं ये भी बोलता हूँ कि दिस इज ऑल्सो ए लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ x एंड y। आप बोलोगे सर x किधर है? x इधर है भाई, 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
अरे देखे x कहीं नहीं गया है, बस Yes, x sir. का कोफिशिएंट इधर 0 है, x किधर नहीं गया है, ठीक है। उसी तरह मैं अगर बोलता हूँ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये भी लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ x एंड y है, y किधर भी नहीं गया है, x प्लस 0y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, खाली y का कोफिशिएंट 0 है। तो ये सब क्या है बेटे, क्या है ये सब, मतलब स्ट्रेट लाइन्स Linear के, हाँ, लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ x एंड y। और हर लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ x एंड y क्या होता है, किसी ना किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। मेरे बात समझ रहे हो, किसी ना किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। Yes, sir. लेकिन एक बात का ध्यान रखो, एक्स वाई दोनों का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। एक का कोफिशिएंट 0 होगा चलेगा, लेकिन दोनों का कोफिशिएंट अगर किसी भी इक्वेशन में एक्स नहीं है कि वाई भी नहीं है तो वो नहीं होगा। मेरे बात समझ रहे हो, हाँ, तो एक्स वाई में से कम कोई एक होना चाहिए। अच्छा, दूसरा बात यहीं पर मैं यहीं पर बताता हूँ कि बेटे याद रखो, ये जितने भी इक्वेशन मैंने लिखा हूँ ना, ये सब एक एक यूनिक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। कोई एक स्ट्रेट लाइन का एक से ज़्यादा इक्वेशन नहीं बनते, है ना। हर स्ट्रेट लाइन का एक ही इक्वेशन होगा, हर कर्व का एक ही इक्वेशन होगा। कोई भी कर्व जब हम बनाते हैं उस कर्व का एक ही इक्वेशन होगा, एक इक्वेशन वाले दो दो कर्व नहीं होते हैं। मेरा बात समझ रहे हो, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ। Yes, sir. Yes. तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि हर कर्व का जो इक्वेशन उसका एक अपना आइडेंटिटी कार्ड है ना। हर कर्व का इक्वेशन को, मतलब इक्वेशन से ही वो कर्व को पहचाना जा सकता है। मैं कर्व बिना बनाए खाली इक्वेशन को देख के ही मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि कर्व ऐसा होगा, तो उसका आइडेंटिटी कार्ड है, राइट, क्लियर, ओके। Yes, sir. अच्छा, अब आते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ द सेम स्ट्रेट लाइन। बेटे मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, इसका कारण ये है कि मैंने क्या चल रहा है कि स्लो और करूँ, ऐसे ठीक है Yes, सर। sir. ओके Okay, sir. ओके ओके, व्हाट अबाउट द रेस्ट, रेस्ट Yes, sir. It's okay. Yes. ओके Yes, sir. ओके, ठीक ठीक। अब देखो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ द सेम स्ट्रेट लाइन। मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन लिखा हूँ, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। मुझे कैसे पता चला है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, क्योंकि एक्स वाई का लीनियर एक्सप्रेशन है ना, बस इसीलिए पता चला। Yes, sir. बस। अच्छा, क्या ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा? No, sir. नहीं, No, ये sir. डिग्री No, इसका 2 हो गया है ना, ये नहीं होगा। Got it. हाँ, अब देखो बेटे यही सेम, मतलब ये जो इक्वेशन है ये एक यूनिक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। मतलब एक ही ऐसा दुनिया में एक ही स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब बेटे यही सेम इक्वेशन को मैं खाली तोड़ मरोड़ के डिफरेंट फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखो यही इक्वेशन को मैंने ऐसा लिखा हूँ, कैसे, मैंने क्या किया ना, 4y इज इक्वल टू, देखो बेटे मैंने सबको दूसरे साइड में लिखा, खाली 4y को इस साइड में रखा, 4y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 6, अरे देख रहे हो माइनस, Yes, sir. तो y क्या हो जाता है बेटा, माइनस 2/4 2x प्लस 6/4, तो अगर कर दो तो माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 3/2। तो वही इक्वेशन खाली फॉर्म अलग। तो फॉर्म का मतलब होता है बेटा चेहरा, है ना, खाली चेहरा बदल गया, लेकिन इक्वेशन सेम टू सेम है, ठीक है ना, खाली वो अलग दिख रहा है। तो ये दोनों सेम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है, ठीक है ना, ओके, क्लियर, यस सर। हाँ। Yes, sir. Yes, sir. इसी इक्वेशन को मैं दूसरे तरह से ऐसे भी लिख सकता हूँ, उसने लिखा है ना 2x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मैं इक्वेशन को बिल्कुल बदल नहीं रहा हूँ, माइनस 6 को उस साइड में लगा 6 हो गया, 6 को लाके दोनों साइड में डिवाइड कर दिया, तो 2x/6 प्लस 4y/6 इज इक्वल टू 1। तो बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x/3, देखो x/3 प्लस y/3/2 इज इक्वल टू 1। अरे समझ रहे हो, हेलो, Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ। तो देखो वही इक्वेशन खाली अलग दिख रहा है। तो ये तीनों इक्वेशन सेम ही स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है ना, बस। तो इसका तो बात यह आता है कि अगर ये तीनों ही इक्वेशन सेम ही स्ट्रेट लाइन के हैं तो हम पागल है क्या, क्यों एक ही तो बात लिखे थे फिर दो बार क्यों लिख के आपको समझा रहे हैं कि इसको दो ऐसे मतलब फॉर्म में लिख सकता हूँ। इनफैक्ट आगे और भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं, मैंने 2 एग्जाम्पल आपको लिया। क्यों मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि बेटा इसका एक कारण है, सेम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, मेरा बात ध्यान से सुनो केयरफुली, सेम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को बस डिफरेंट फॉर्म में हम अगर लिखते हैं तो सेम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन से हमें उसका बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं।
जैसे कि देखो बेटे, ये उसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ये जो ही स्ट्रेट लाइन है ये भी वही स्ट्रेट लाइन है, अलग नहीं है, सेम स्ट्रेट लाइन, सेम इक्वेशन। बस इस इक्वेशन को जब मैं दिखता हूँ तो मुझे दिखता है कि ये स्ट्रेट लाइन का एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये सेम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मैं जब ऐसे लिख देता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि ये जो x में जो मल्टीप्लाई किया गया है -1/2, ये उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप का वैल्यू है। मेरे बात समझ रहे हो? आगे हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और Yes, sir. और ये जो 3/2 लिखा है y इंटरसेप्ट है। अच्छा, अभी मैं वही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को जब मैं ऐसे लिख देता हूँ तो मुझे यहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाता है। x का जो डिनोमिनेटर है ना बेटे, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, मैं खाली समझा रहा हूँ। x का डिनोमिनेटर जो लिखा है ना बेटे, वो x इंटरसेप्ट होता है, और y का डिनोमिनेटर लिखा है तो वो y इंटरसेप्ट होता है। मेरी बात तो मैं आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। फिलहाल मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सेम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को मैं जब डिफरेंट फॉर्म में लिखता हूँ तो मुझे डिफरेंट फॉर्म से उसका डिफरेंट इंफॉर्मेशन डायरेक्ट मिल जाता है। क्लियर? ओके Yes, sir. ओके ओके, आगे चलते हैं। ओके, तो बेटा अभी पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में। अच्छा, अब सुनो बेटे, लाइंस 3 तरह के होते हैं ना, एक होता है वर्टिकल लाइन, एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होता है ऑब्लिक लाइन, है ना भाई? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, Yes. ऑब्लिक लाइन। ओके, Yes, sir. पहले हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में। हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बोला जाता है? जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होता है, या फिर खुद Yes. एक्स एक्सिस, या फिर खुद एक्स एक्सिस। यही मैं लिखा हूँ, देखो क्या लिखा हूँ इधर, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस इटसेल्फ। ठीक है? और बेटा देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन, किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन ऑफ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन इज y इज इक्वल टू k, वेयर k इज ए कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू k, वेयर k इज ए कांस्टेंट। तो देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। बेटे जैसे कि मैं इधर एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बनाया और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बनाया, एंड खुद x एक्सिस भी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना? इसका नाम मैं L1 देता Yes, हूँ, इसका नाम मैं L2 देता हूँ। मानो ये पॉइंट 2 है, ये ओरिजिन है, और मानो ये पॉइंट -2 है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो L1 लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे सबका y कोऑर्डिनेट 2 होता है कि नहीं? सबका y कोऑर्डिनेट 2 होता है, राइट? सबका y कोऑर्डिनेट इज 2। Yes, sir. x कोऑर्डिनेट बदलेंगे, लेकिन y कोऑर्डिनेट कभी भी नहीं बदलेगा, y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 2। तो इसका मतलब ये लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है सबके y कोऑर्डिनेट इज कांस्टेंट 2, एंड x के ऊपर y निर्भर नहीं करता। ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है, इनका x कोऑर्डिनेट के ऊपर y कोऑर्डिनेट बिल्कुल निर्भर नहीं करता। x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन y कोऑर्डिनेट ऑलवेज इक्वल टू 2, है ना? तो मैं इसका इक्वेशन क्या बोलूँगा? y इज इक्वल टू 2। समझ रहे हो? हेलो? Yes, हाँ। sir. हाँ, तो अभी बोला कि रूल होता है, लाइन के ऊपर सारे पॉइंट को रूल फॉलो करना पड़ेगा, उन सबका y कोऑर्डिनेट को 2 होना पड़ेगा। उसी तरह बेटे जब ये लाइन को आप देखते हो, ये लाइन का ऊपर सारे पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट -2 नहीं होंगे, राइट? क्लियर? Yes. हाँ, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू -2, क्योंकि इसके ऊपर सारे पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट -2 है। x कोऑर्डिनेट के ऊपर y यहाँ पर निर्भर नहीं करता। वट एवर बी द x कोऑर्डिनेट डजंट मैटर, y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन दी स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू -2। तो कौन सा रूल ये फॉलो कर रहे हैं सारे पॉइंट्स? ये लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं ना? उन सब का y कोऑर्डिनेट इज -2, है ना? यही रूल सब फॉलो कर रहे हैं। तो इसी का इक्वेशन क्या हो रहा है बेटे? y इज इक्वल टू -2। और बेटे x एक्सिस भी हॉरिजॉन्टल है, एंड x एक्सिस के ऊपर सारे पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट क्या होता है? हाँ, हेलो? 0। इसलिए x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है बेटा? y इज इक्वल टू 0। समझ में आया? इक्वेशन ऑफ Yes, x sir. एक्सिस Yes, इज sir. i, y इज इक्वल टू 0। आगे चले? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। वर्टिकल लाइन किसको बोलते हैं? खुद y एक्सिस, या फिर अगर कोई लाइन y एक्सिस के साथ पैरेलल है तो उसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन, है ना? हाँ,
वर्टिकल लाइन का इक्वेशन होता है एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि उसके ऊपर सारे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होते हैं। जैसे कि ये एक लाइन L1 बनाया, ये एक लाइन L2 बनाया, और ये आपका खुद वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस भी वर्टिकल होता है। तो बेटा आप देख लो, मानो इधर नंबर है 2 और मानो इधर नंबर है -2, तो ये लाइन L एक वर्टिकल लाइन है और इसका ऊपर सारे पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट 2 होंगे, है ना, सारे पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट 2 होंगे। वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 2 होगा, तो इसका इक्वेशन इज एक्स इज इक्वल टू 2। उसी तरह ये लाइन के ऊपर सारे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट -2 है, तो इसका इसीलिए इसका इक्वेशन क्या है बेटा? एक्स इज इक्वल टू -2। वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस के ऊपर सारे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए इसका इक्वेशन क्या है बेटे? एक्स इज इक्वल टू 0। अरे समझ रहे हो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, आगे चलते हैं। ओके, सेकंड रुका। हाँ, आता है पॉइंट स्लो मेथड, पॉइंट स्लो फॉर्म। हाँ, तो इक्वेशन है वाई एक्सिस इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0। तो इधर से बेटा असली पढ़ाई शुरू होता है। केयरफुली सुनो, केयरफुली सुनो, इंपॉर्टेंट, इधर से शुरू हुआ, ठीक है ना, पॉइंट स्लो फॉर्म। तो बेटा पॉइंट स्लो फॉर्म पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि यहाँ अब आगे हम क्या क्या करने जा रहे हैं। आगे हम क्या क्या करने जा रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे बनाया जाता है वो सीखने जा रहे हैं। कि अगर मुझे एक स्ट्रेट लाइन का मतलब इतना इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तो उतना इन्फॉर्मेशन को लेके मैं स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन कैसे बनाऊँ, मतलब वो रूल कैसे बनाऊँ जो रूल को उसके ऊपर सारे कोऑर्डिनेट्स फॉलो करते हो। मेरा बात समझ रहे हो क्लियरली? अच्छा, Yes. हाँ। Yes, sir. और शुरुआत से ही आपको बताता हूँ एक चीज़, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए आपको हमेशा 2 ज्योमेट्रिक पैरामीटर की जरूरत होगा। 2 ज्योमेट्रिक पैरामीटर, 2 इन्फॉर्मेशन की हमेशा आपको जरूरत होगा। 2 है ना, 2 से काम चलेगा। तो अभी हम देखेंगे, एक एक करके देखेंगे कैसे कैसे निकालते जाएंगे। बेटा पहला है पॉइंट स्लो फॉर्म, पॉइंट स्लो फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो बेटा ये फॉर्म है, आपको एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप गिवन होगा, स्लोप एम गिवन होगा, 2 चीजें गिवन होगा, एक उसका स्लोप गिवन होगा और बेटे क्या गिवन होगा ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द लाइन। वो लाइन का स्लोप के साथ साथ वो लाइन के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया होगा, मानो x0 y0 ये दे दिया हो गया होगा। तो बस ये दोनों को लेके आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाना है। मेरे बात समझ रहे हो बेटे? तो इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन, पहले मैं इक्वेशन दिखाता हूँ। तो खाली आपको इक्वेशन याद रखना है कैसे इक्वेशन बनाया जाता है, डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी बता दूंगा। लाइन का इक्वेशन आप बनाओगे y माइनस y0, यहाँ पर ब्रैकेट देने की कोई जरूरत नहीं, ये भी अकेला रहेगा तरीका, बस, इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x0। मेरा बात समझ रहे हो? ये है, Yes, sir. ये है लाइन का इक्वेशन। यहाँ पर बेटे आपको m का वैल्यू दिया गया होगा, x0 y0 भी आपको दिया गया होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया गया होगा, उसका कोऑर्डिनेट तो इतना दिया गया होगा। तो आप इक्वेशन ऐसे निकालोगे। तो एक पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल भी करेंगे, ठीक है ना। पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या होता है बेटे। देखो कैसे इसका, क्यों इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसा बन जाता है। तो बेटे देखो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। मानो एक स्ट्रेट लाइन ऐसा है, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन ऐसा है, और मानो इसका स्लोप हमें दे रखा है एम, और एंड उसके ऊपर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हमें गिवन है x0 y0, ये दोनों गिवन है। हम उसका इक्वेशन जानना चाहते हैं। पहले तो मुझे बताओ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता क्या है ना। उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने सारे पॉइंट्स, उनके एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट के बीच में कॉमन रिलेशनशिप, राइट। कोई भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के बीच में कॉमन रिलेशनशिप, ऑल पॉइंट्स के दोनों कोऑर्डिनेट के बीच कॉमन रिलेशनशिप। और ये वो पॉइंट्स किधर भी हो सकता है, ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन। तो मैं क्या करता हूँ, ये स्ट्रेट लाइन में तो सारे पॉइंट लेके एक एक करके नहीं देखूंगा, वो कोई भी पॉइंट होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बीच का जनरल रिलेशनशिप, उसका इक्वेशन होता है। तो मान लो एक जनरल पॉइंट में इधर ले जाता हूँ x, y, ये पॉइंट है, कोई भी कहाँ पर भी हो सकता है,
इधर 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 आप कहीं पर भी लगा सकते हो, बस खाली स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट ले जाते हैं x, y। दिस पॉइंट इज कॉल्ड जनरल पॉइंट। और क्यों मैं इसको जनरल पॉइंट बोलता हूँ, इसका कारण ये है क्योंकि ये एक वेरिएबल पॉइंट है। ये पॉइंट आप कोई भी पॉइंट समझ सकते हो, ठीक है ना, कोई भी पॉइंट। ये क्लियर? बस यस सर। Yes, बस। sir. यस सर। Yes, sir. ये पॉइंट P आपको गिवन था, ये पॉइंट हमने Q लिए, ये गिवन था। अच्छा बेटा, हमें पता है स्ट्रेट लाइन का स्लोप m है और उसके ऊपर दो पॉइंट, एक का कोऑर्डिनेट x0 y0, दूसरे का कोऑर्डिनेट x, y है। तो बेटा हमें पता है बेटा टू मतलब दो पॉइंट जब दिया गया होता है तो उसका स्लोप हम कैसे निकालते हैं बेटा ना, y माइनस y0 डिवाइडेड बाई x माइनस x0। दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन, दिस इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन m, क्योंकि हमें दिया रखा है उसका स्लोप m, राइट। और बेटे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो y माइनस y0 क्या निकल के आता है, m होल इंटू x माइनस x0। देख रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. यस। और यहाँ पर xy है क्या, यहाँ पर xy है क्या, व्हाट आर x एंड y? x एंड y आर So any of the point. General coordinates. yes, x and y are coordinates of any point, any random point on this line। तो ये पॉइंट आप खाली ये इसका मत समझो, ये पॉइंट एक्स वाई कोई भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई। तो हमें इसका मतलब क्या पता चल गया, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी अगर पॉइंट लेते हैं तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट के बीच में यही रिलेशनशिप है ना, कि y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अरे गॉट इट? यस सर। Yes, sir. यस Yes, sir. यस सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन करते हैं, और 5 मिनट है ना भाई, और 10 मिनट ले Yes, आते sir. हैं, Yes, sir. 10 मिनट ले आते हैं, क्या बोलते हो? Yes, sir. Yes, sir. Question कर. क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। ओके, एग्जाम्पल देखो, मैंने आपको सुनो, मैं जो एग्जाम्पल अभी करा रहा हूँ, एग्जाम्पल मतलब हाँ, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हूँ। आपको एग्जाम्पल ना करा के मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट आपको ले जाता हूँ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के लिए ना, दूसरा पीडीएफ में। तो इसका एग्जाम्पल ना करके डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज के पीडीएफ से ही क्वेश्चन देख देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा एक्सरसाइज का। उसमें बोला है कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें बताओ जो कि ये पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है एंड उसका स्लोप 1/2 है। मेरा बात समझ रहे हो? तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप आपको 1/2 गिवन है और उसके ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है -4 3। तो मानो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट x0 इज इक्वल टू -4 एंड y0 इज इक्वल टू 3। x0 y0 होते हैं जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पर्टिकुलर पॉइंट गिवन। तो इक्वेशन क्या होगा बेटा इसका, कैसे बनाएंगे हम, y माइनस y0 इज इक्वल टू m x माइनस x0। बस। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू m क्या है बेटा, 1/2 इंटू एक्स माइनस x0। x0 इज -4, तो माइनस माइनस और +4 हो गया है ना। बस, तो खाली क्रॉस कर दोगे तो 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 4। अरे समझ रहे हो? सॉरी। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. x प्लस 4। अरे जूम करने के लिए याद दिलाओ भाई, है? ओके, तो बेटे x को सारे सबको एक साइड में ले आते हैं, तो x माइनस 2y, ये -6 अगर उस साइड में जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ माई स्ट्रेट लाइन। क्लियर? यस सर। अच्छा, इसको खुद Yes, sir. करोगे, उसका स्लोप m दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है, स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू 0,0। खुद कर लोगे, x0 इज इक्वल टू 0, y0 इज इक्वल टू 0, स्लोप इज इक्वल टू m। फार्मूला लगाओगे, करोगे, m की जगह वही m डालोगे। आपका फार्मूला में भी m है और क्वेश्चन में भी वो स्लोप m दे रखा है, तो m की जगह वही m लिखोगे, खाली x0 की जगह 0 और y0 की जगह 0। आगे चलते हैं। Yes, sir. हाँ, यहाँ पर देखो, ये सारे वो 10.2 का क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है एंड स्लोप डायरेक्ट ना देके उसने ये बोला है कि दैट स्ट्रेट लाइन इज इंक्लाइंड विथ द एक्स एक्सिस एट एन एंगल 75 डिग्री। वो स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन आपको दे रखा है, एक्स एक्सिस के साथ 75 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब थीटा दे दिया है 75 डिग्री, ठीक है। तो स्लोप निकाल दोगे tan थीटा, tan 75 डिग्री निकालने के बाद फार्मूला लगाओगे, कर लोगे खुद। यस। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पीडीएफ आपको ये पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगा, आपको व्हाट्सएप में कर दूंगा, तो आप रेफरेंस के लिए आप इसको देख सकते हो।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस, मतलब हमारे पास एक लाइन है जो कि एक पॉइंट -3,5 को देके पास कर रहा है, ठीक है। तरीका मेरे क्लास इफेक्टिव हो रहे तो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस Yes, sir. बस। तो हमारा एक लाइन है जो कि ये पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, -3,5 के थ्रू पास कर रहा है। और क्या दे रखा है, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2,5 -3,6। और एक लाइन है बेटे, और एक लाइन है जो कि 2,5 -3,6 के थ्रू पास करता है, और एक लाइन है। और हमारे वाला लाइन वो लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। मेरे बात समझ रहे हो, ठीक है। वो बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। देखो ये का क्रूड डायग्राम है, डायग्राम पे मत जाओ, खाली डायग्राम समझने के लिए होता है, किधर कौन सा पॉइंट है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है वो लाइन -3,5 के थ्रू पास कर रहा है, पासिंग थ्रू -3,5 एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2,5 एंड -3,6। 2,5 -3,6 दोनों को ज्वाइन करता हुआ लाइन के साथ हमारे वाला लाइन परपेंडिकुलर है। तो हमें हमारे वाला लाइन का इक्वेशन निकालना है। बेटे समझ गए क्लैरिटी के साथ यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा जरा बेटे सुनो, आपको जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है, मतलब एल का इक्वेशन निकालना है, उसके बारे में अब तक आपको क्या पता है? बस इतना ही पता है कि उसके ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -3,5, और कुछ नहीं पता है। बस इतना पता है कि हमारे वाला लाइन ये लाइन के साथ परपेंडिकुलर है ना, राइट? अच्छा अब जरा सोचते हैं, क्या किसी भी तरह ये वाले इंफॉर्मेशन को, मतलब इंफॉर्मेशन के मदद से क्या हम हमारे वाले लाइन का स्लोप निकाल पा रहे हैं क्या? देखो Yes, ऑफकोर्स yes, निकाल sir. पाएंगे। मैं ना इसका नाम L2 देता हूँ, ठीक है ना, इसका नाम L2 देता हूँ, ठीक है ना, L2। बेटे L2 का स्लोप आप निकाल सकते हो। स्लोप ऑफ L2 क्या होगा? अरे स्लोप ऑफ L2 क्या होगा? So y2 minus y1. बस मतलब 5 - 6/2 -3। अरे समझ रहे हो? Yes, sir. मतलब -1 बाई कितना हो जाता है बेटा? 5। 5. अच्छा 5. तो बेटे आपको पता है ना कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 हियर। मैं जो डायग्राम बनाया हूँ इसमें L इज परपेंडिकुलर टू L2। अगर L L2 एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ L, कल ही मैंने पढ़ाया था, सॉरी स्लोप, हाँ, L2 का स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल है ना, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल है, Yes, मतलब 5 होगा। क्योंकि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के साथ, दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। -1. बस तो अगर एक का स्लोप -1/5 है, दूसरे का स्लोप 5 होना चाहिए, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, बस। Yes, sir. तो लाइन का स्लोप मिल गया। लाइन के ऊपर एक पॉइंट आपको पता है, अब निकाल पाओगे ना लाइन का इक्वेशन? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो बस तो ठीक है। अच्छा अभी नेक्स्ट कौन सा क्लास है? सर इंग्लिश। English. कितने बजे क्लास है? 11 बजे? 12 बजे? 12 बजे. Yes, sir. 12. ओके अच्छा ठीक है, मैं खाली 11 नंबर आपको समझा देता हूँ, आप खुद कर लोगे, ठीक है ना। उसने बोला है ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस, मतलब दो पॉइंट हमारे पास होंगे 2,3, ये दोनों को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, हमारे वाला लाइन उसके साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, इतना दे रखा है, परपेंडिकुलर है। और क्या दे रखा है, मतलब हमें एल का इक्वेशन निकालना है। और क्या दे रखा है ना, परपेंडिकुलर तो है एंड डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:9, मतलब ये जो हमारे वाला लाइन है ना, ये लाइन सेगमेंट को 1:9 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मेरे बात समझ रहे हो? 1:n. हाँ सॉरी, हाँ 1:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मेरे बात समझ रहे हो बेटा? हमारे वाला लाइन इसको डिवाइड कर रहा है 1:n रेशियो। अच्छा Yes. तो इसका मतलब आपको एल के ऊपर कोई पॉइंट भी इधर नहीं दे रखा है, वहाँ पर तो आपको पॉइंट दे दिया था, इधर पॉइंट भी नहीं दिया है, ना पॉइंट दिया है ना स्लोप दिया है, मतलब कुछ भी नहीं दिया है। तो देखो पहले आप इसका स्लोप निकाल के एल का स्लोप निकाल पाओगे अभी जैसे बताया, Yes, sir. राइट? अच्छा बेटा आप ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो ना, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट Yes, sir. Section formula. सेक्शन फॉर्मूला आगे, क्योंकि ये लाइन मतलब ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को 1:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो ना। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका तो ये पॉइंट भी तो आपका लाइन में है, लाइन के ऊपर है,
तो आपका लाइन के ऊपर वाला पॉइंट भी मिल गया और लाइन का स्लोप भी इधर से मिल गया, तो दो तो मिल गए, और क्या चाहिए भाई? पॉइंट स्लोप मेथड में लगा सकते हो कि नहीं? सर ये तो इन टर्म ऑफ एन आएगा। हाँ हाँ, यस यस, इन टर्म ऑफ एन आएगा। मैं पहले से ही बोला मैं आपको, जो आपको क्वेश्चन में कांस्टेंट के रूप में देता है उसी को आपको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में जो एन लिखा है वो एक कांस्टेंट है, ठीक है। बस ऐसे ही करके आप क्या करो, कल थोड़ा और फास्ट करते हैं और कल सुबह क्लास होगा, ठीक है ना। कल सुबह आपका क्लास होगा 7 AM, ठीक है ना। हेलो, Yes. गेट इट? क्या बोलते Yes. हो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, चलो बाय गाइस, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम।